स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी हाइकर। आज हम 9वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ दो बैलों की कथा पढ़ेंगे, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार हैं। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक हैं। यथार्थवादी से अभिप्राय समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं वो उनका वर्णन वैसे ही करते हैं जिन्हें वो प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य राष्ट्रीय जागरण तथा समाज सुधार का जागरण है। उन्होंने समाज के किसानों, गरीबों, मजदूरों की व्यथा कथा को उजागर किया है। वे भारतीय किसानों के मसीहा भी हैं। इस पाठ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने एक प्रसिद्ध भावात्मक कहानी का वर्णन किया है, जिसमें लेखक किसान और पशुओं के भावात्मक संबंधों को उजागर करते हैं। यहाँ लेखक स्पष्ट करता है कि जो स्वतंत्रता है वो पशुओं को भी मनुष्य के समान प्रिय लगती है। जब स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और अनेक यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं, यानी कि अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। लेखक का कथन है कि सभी पशुओं में गधा सबसे मूर्ख प्राणी माना जाता है। अब इस पाठ में दो बैल हैं, हीरा और मोती, और एक उनका मालिक है जिसका नाम है झूरी। कि किस प्रकार वो दोनों बैल और मालिक के प्रेम को यहाँ दिखाया गया है, उनके भावात्मक संबंध दिखाए गए हैं और कैसे दोनों बैल अपने धर्म को साथ में लेकर चलते हैं, उसके बारे में इस पाठ में समझाया गया है। तो सबसे पहले इसमें बैल की तुलना गधे से भी की गई है और बैल को बछिया का ताऊ भी कहा गया है। इस पाठ में लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सारे मुहावरों का भी प्रयोग किया है। जैसे जैसे मुहावरे हमारे सामने आते जाएंगे हम उनका अर्थ भी करते जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम सब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। अब यहाँ देखो, गधे को सबसे बुद्धिहीन मूर्ख समझा जाता है, और जब हम किसी व्यक्ति को महामूर्ख कहना चाहते हैं तो उसे गधे की संज्ञा देते हैं, यानी कि उसे गधा कहकर पुकारते हैं। गधा सचमुच ही बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन और उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? यानी कि अब गधे की बात की जा रही है कि क्या गधा वास्तव में ही बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ प्राणी है? इसका निश्चय हम नहीं कर सकते। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अनायास मतलब अचानक। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी तो उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी भी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देती। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है। कुलेल मतलब क्रीड़ा, वैशाख महीना देसी महीना, पर हमने तो उसे कभी खुश होते ही नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद होता है दुख, सुख दुख, लाभ हानि, किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा। अब यहाँ गधे को कुछ लोग तो मूर्ख मानते हैं, पर ये क्या कहते हैं कि ये सारे गुण तो ऋषि मुनियों में पाए जाते हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर, यानी कि अच्छे गुणों का इतना अनादर होते हुए हमने कहीं भी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, शायद सीधापन इस संसार को अच्छा नहीं लगता। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा मतलब बुरी दशा। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने ही नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, यानी कि बुरे समय के लिए वो 4 पैसे अपने पास बचा कर रखते हैं। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, यानी कि
दुख में आ जाते हैं, उनका हृदय दुखी हो जाता है, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। सभ्य मतलब सर्वश्रेष्ठ कहलाते वो भी। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, यानी कि उसकी गणना आगे आगे पहले नंबर पर होने लगी जापान की। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब यहाँ गधे की तुलना बैल से की जा रही है। बैल भी गधे की तरह ही होता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी मिलते जुलते अर्थ में बछिया का ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, यानी कि सबसे बड़ा महामूर्ख कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। असंतोष मतलब अपनी नाखुशी प्रकट करता है, अतः उसका स्थान गधे से तो नीचा ही है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब देखिए, इससे पहले तो यहाँ तुलना ही की गई है गधे से बैल की, कि किस प्रकार गधे को महामूर्ख कहा जाता है, वैसे ही बैल को भी कहा जाता है। पर इस कहानी में ये बताया गया है कि बैल गधे जितना मूर्ख नहीं है। बैल अड़ियल भी होता है, बैल मारता भी है, पर गधा तो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई मतलब एक बैलों की एक नस्ल, पालतू बैलों की नस्ल है पछाई। देखने में सुंदर, काम में चौकस। चौकस मतलब सावधान। डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा मतलब गूंगी भाषा। चुप्पी साध कर भी वो एक दूसरे से विचार करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। वंचित है मतलब मनुष्य को भी उसमें शामिल नहीं किया गया है। मनुष्य भी इतना सोच नहीं सकता। मनुष्य भी सामने वाले के मन की बात को जान नहीं सकता, जिस प्रकार वो दोनों बैल एक दूसरे की बातों को समझ लेते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। दोनों का आपस में बहुत प्रेम था, और विग्रह के नाते से नहीं। विग्रह मतलब लड़ाई झगड़ा, अलग होने के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, प्रेम के भाव से वो एक दूसरे के साथ ये मजाक वगैरह करते थे। आत्मीयता के भाव से दोनों, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। घनिष्ठता मतलब जो पक्के दोस्त होते हैं, गहरे दोस्त होते हैं, तो वो मौज मस्ती करते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, यानी कि कुछ उसमें रस नहीं होता, उसमें मज़ा नहीं आता अगर धोल धप्पा न हो, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा रहती, यही कोशिश रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी कि दोनों सच्चे मित्र थे। दोनों एक दूसरे पर बोझ नहीं डालना चाहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ ही नांद में मुंह डालते। नांद मतलब यहाँ पशुओं को चारा डाला जाता है, और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, यानी कि एक खाना बंद कर देता तो दूसरा भी बंद कर देता था। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। ससुराल, गोई मतलब जोड़ी। दोनों बैलों को उसने अपने ससुराल भेज दिया झूरी ने। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने उन्हें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, यानी कि उसके पसीने छूट गए। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी उस जोड़ी को अपने घर तक ले जाने के लिए। गया झूरी का साला था। अगर उसने ससुराल भेजा है तो झूरी का साला गया उनको लेने आया, और उनको घर तक ले जाने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी।
पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे से, पगहिया मतलब पशु को जिस रस्सी से बांधा जाता है उसे कहते हैं पगहिया, आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। यानी कि दोनों के मन में यही था कि उन्हें बेच दिया गया है, पर उनके यानी कि उनके पास आवाज़ नहीं थी। अगर उनके पास आवाज़ होती तो वो उससे ज़रूर पूछते कि तुम हमें क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी कि कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और काम ले लेते। यानी कि वो झूरी के लिए बहुत से ज़्यादा काम करने को दोनों बैल तैयार थे, पर उन्हें बिकना मंजूर नहीं था। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी मतलब नौकरी। वो झूरी की नौकरी करते करते मरना पसंद करते थे। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वही हमने सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। अब यहाँ जालिम वर्ड गया के लिए आया है, जो झूरी का साला था जो उनको लेकर गया। तो अब दोनों बैल झूरी से नाराज़ हैं और अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि वो उससे पूछते हैं कि अगर हमें काम अगर हम कम कर रहे थे तो हमसे और काम ले लेते भी। हमने तो तुम्हें कभी दाने चारे की शिकायत भी तुम्हारे आगे नहीं रखी। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। यानी कि गया ने घर जाकर उनको चारा डाला तो उन्होंने खाया नहीं। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। फिर उन्होंने विचार विमर्श किया अपनी भाषा में कि एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों मतलब तिरछी नज़र से, चोर नज़र से एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी कि जब गांव के सारे लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहें तुड़ा डाली। उन्होंने रस्सियां तुड़ा डाली और घर की तरफ चले। पगहें बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। यानी कि उनका जो बल है वो दुगना हो गया था। एक एक झटके में ही उन्होंने रस्सियों को तोड़ दिया। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब झूरी के घर पहुंच गए हैं। चरनी पर मतलब यहाँ उन्हें चारा डाला जाता था, वहां खड़े थे दोनों। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा था। ग्राव मतलब जो रस्सी, बटी हुई फुंदेदार रस्सी उनके गले में लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, बदले की भावना झलक रही थी। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, यानी कि प्रेम से भर गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसा। यानी कि सब लोग, सब बच्चे उनके खाने के लिए कुछ ना कुछ अपने घरों से लेकर आए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे तो इस जन्म के आदमी ही हैं। यानी कि वो एक दूसरे की बात समझते थे, तो वो कहता है कि ये बैल नहीं है, ये तो आदमी ही है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हो। प्रतिवाद मतलब इस बात का विरोध किसी ने नहीं किया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। अब उसके भाई के घर से आए थे तो उसको जलन हो रही थी कि ये यहाँ क्यों आ गए हैं। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। यानी कि अब झूरी उसको कहता है कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया होगा, इसीलिए वो भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम तो बैलों को खिलाना ही जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर ही रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे तुम लोग जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले।
अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरे। अब झूरी की जो पत्नी है वो बहुत गुस्से में है और वो इन बैलों को खाने के लिए वो कहती मैं तो बहुत यानी कि सूखा भूसा ही इनको दूंगी, अब ये चाहे जिए और चाहे मरे। वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा ही देना है। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। जूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते, मालकिन मुझे मार डालेंगी, चुरा कर डाल दो। ना दादा, तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अभी यहाँ झूरी अपने नौकर को कह रहा है कि उनको अच्छा भूसा डालो, पर वो कहता है कि मालकिन मुझे मार डालेंगी और बाद में आप भी मालकिन की तरफदारी ही करोगे। शेष अगले भाग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।